बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी पेचीदा और खौफनाक सिक्योरिटी जंग के बीच में खड़ा है जिसने रियासत को हर महाज पर बैक वक्त झंझोड़ कर रख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ताज़ा तरीन ब्रीफिंग ने वो हकायक सामने रख दिए हैं जो बरसों से धुंध में छुपे हुए थे और अब उनका सामना करना नागुज़ीर हो चुका है। 4 नवंबर के बाद से 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, साल में 67,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ और 1873 दहशतगर्दों का खात्मा, ये महज नंबर नहीं, ये उस मुसलसल अंदरूनी जंग की शिद्दत है जो पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर हर दिन हर लम्हा लड़ रहा है। बैरून महाज पर 1229 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पार मौजूद दहशतगर्द मराकज़, तालिबान रजीम की मुबैना सहूलतकारी, दोहा मुआहदे पे अदम अमल दरामद और $7.2 बिलियन का मुहलिक असला जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के पास पहुंच चुका है, ये सब पाकिस्तान के लिए ख़तरात को कई गुना बढ़ा रहा है। और अंदरूनी महाज पर टेरर क्राइम नेक्सेस, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और जाल स्मगलिंग की सुरंगें और भारत के हाइब्रिड वॉर का मुसलसल दबाव, ये सब मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम को चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान आज एक नहीं 4 फ्रंट्स पर जंग लड़ रहा है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ख़तरात कहाँ से आ रहे हैं, असल सवाल ये है कि रियासत कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान कब तक ये जंग अकेले लड़ता रहेगा और क्या अब वक्त आ चुका है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और इलाकाई पॉलिसी को एक नए और ज़्यादा सख्त जाविये से तरतीब दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जल्द साहब फरमाइएगा, साल में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और 1873 दहशतगर्दों के खात्मे ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी हिकमत अमली की अफादियत जो है वो सामने सबके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट साबित की है। तो सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम में कौन सी हिकमत अमली सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुई है और मुस्तकबिल में इस मॉडल को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चरल इस्लाहात नागुज़ीर हैं? जी थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पाकिस्तान को पहले तो इसको ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है इसको वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ नेशन। जी आई थिंक DGISPR ने भी जो ब्रीफर दिया है, प्रेस ब्रीफ दिया है, उन्होंने इसका स्वैत आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि इट इज नॉट ओनली इन मिलिट्री या काइनेटिक डोमेन में एक रिस्पॉन्स नहीं है। डोमेन के बहुत से स्पेक्ट्रम है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मीडिया वॉर जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, साइकोलॉजिकल वॉर जो है, प्रोपेगेंडा, उसके अलावा गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं। तो एक होल सम पूरा उन्होंने आपको एक आपने समझ लेके हाथा किया है जो पाकिस्तान की सिचुएशन। जब हम इसको एनालाइज करते हैं और इसको हम गौर से देखते हैं तो एक चीज कंक्लूजन जो पहला निकलता है कि दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी सिचुएशन, ओके, दिस इज अ वॉर। ठीक। जब हम इसको जंग मान लेते हैं कि ये जंग है और मॉडर्न जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसकी ये एप्लीकेशन है, तो इसमें फिर नेशनल एक्टिविटी शामिल हो जाती है। ट्रिनिटी ऑफ वॉर है क्या? अगर हम इसको मानते हैं कि मान लेते हैं जब कि ये वॉर है, तो ट्रिनिटी ऑफ वॉर ये है कि ये 3 एलिमेंट्स ने लड़नी है जी, ठीक। आवाम ने, मिलिट्री ने और गवर्नमेंट ने। तो इन तीनों का एक पेज पर होना, एक सिनर्जी लाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक। जो एज फार एज मिलिट्री सिक्योरिटी का जो प्रोवाइड आर्किटेक्चर है उसको पाकिस्तान ने अभी एड्रेस किया कंसिडरिंग दी कंप्लीट वॉर। जो इंडिया अभी प्रॉक्सी को भी यूज कर रहा है, वेस्टर्न बॉर्डर पे उसने सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर लिया अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान, नॉन स्टेट एक्टर्स, ऑल नॉन स्टेट एक्टर्स प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। ठीक। अच्छा, अफगानिस्तान हब बन गया इंटरनेशनल एप्लीकेशन, कभी अगेंस्ट चाइनीज आप देख रहे हैं, अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, सेंट्रल एशिया में देख रहे हैं। इसकी लीडरशिप ये रोती रहेगी कि जी हमें तो मालूम नहीं है जी, स्पॉयलर्स हैं, जो भी है फॉर दैट मैटर, ग्रांट कर दे कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन कौन सी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है? काबुल, अफगानिस्तान। और आप कोई उनके खिलाफ मैयर लेने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। आप बताएं जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, अपनी लॉयल्टी और सिंसियरिटी तो शो करे, नहीं हो रही। अच्छा जी, पाकिस्तान के खिलाफ जब ये वॉर लगेगी तो ये तीनों अवामिल ने मिलना है। मिलिटरीली रिस्ट्रक्चर हुई है, अभी CDF का ऑफिस आपने देखा है, exactly. ये दोनों डोमेन्स की वॉर को के लिए है जी, जो कन्वेंशनल
अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रेटेजिक एज वेल। ठीक। और भी मिलिट्री अपनी रीऑर्गेनाइजेशन कर रही है, एफसीज के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं, फ्रंटियर फोर्स जो हमारी कंस्टेबलरी है उसमें आ रही हैं। बहुत सारी आपको याद होगा लेवीज होती थी, जी उसको जी, रिस्ट्रक्चर किया गया पुलिस के बलूचिस्तान अंदर के अंदर। इंतजाम किया गया, बिल्कुल ऐसे जी ही। उसमें किया गया है। तो लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, रीसेट हो रहा है इन द मिलिट्री डोमेन, ताकि ये जो लेटेस्ट थ्रेट है इसको मीट किया जाए। वेरी राइट। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जो गवर्नेंस के हमारे इश्यूज हैं। अगर 83,000 के करीब लेवीज बलूचिस्तान में 93 अरब रुपया आप महीने साल का दे रहे हैं उनको, वो कहां जा रहा कहाँ है जा उसका रहे? रिजल्ट सामने नजर नहीं आ रहा। ट्रू। तो गवर्नेंस के गैप्स को कवर करना है। फिर सिनर्जी है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से जो सिनर्जी नहीं आ रही, सूबाई हुकूमतें एक तरफ खींच रही हैं, फेडरल हुकूमत अपनी जिम्मेदारी दूसरी तरफ, लेकिन दैट सिनर्जी हैज टू बी अचीव्ड। उसके बगैर हम वॉर नहीं जीत सकते। जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट का काम है कि अवाम को मिलिट्री के साथ जोड़े। True. जब अवाम की सपोर्ट होती है तो वी विल विन दिस। अभी देखें ना, अर्बन टेररिज्म है, अब ये आपका नेबरहुड है, आपको पता ही नहीं है नेबरहुड में कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एसएचओ साहब को नहीं पता था। छोटी बिल्कुल सी ऐसे ही, लेवल ठीक बातें कह कर रहे रहा हूं, फिर हम किधर जा रहे हैं। हाँ। तो इट इज ऑल इनकम्पसिंग, क्योंकि फ्यूचर की जो वॉर है वो कन्वेंशनल भी और प्रॉक्सी दोनों, टेररिज्म भी, इसमें अवाम ज्यादा अफेक्ट होगी एज कंपेयर टू द मिलिट्री। अब देखें ना, ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं, शहरों में आ रही हैं, और ऐसा घटिया, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये दिस इज नॉट माय लैंग्वेज, बट ऐसा छोटा दुश्मन मिला है हाँ। कि जो बच्चों को मारता है। एग्जैक्टली। ट्रू। चाहे तालिबान हो चाहे भारत हो, वो स्कूल के बच्चा, आपको याद होगा इर्तजा वगैरह, 4-4 साल के, वो 4-4 साल हवा, के। हमारी बच्ची जो मारी गई, जिसको टेररिस्ट इन्होंने डिक्लेयर किया। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। True. और ऐसी दो स्टेट जिनकी रीह्यूमनाइजेशन होने की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको इंसानियत का दर्स की भी जरूरत है। जैन साहब, अच्छा Morally, ठीक सर, militarily, इसमें थोड़ा सा मुझे, मैं क्योंकि अभी आप वही बात कर रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सा टैग अलॉन्ग करना चाह रहा हूँ। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान आमद रोकने के लिए रियासत ने हमने देखा बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी स्ट्रांगली बताया, और उसके बाद जो DGISPR ने बताया है उसके अंदर उन्होंने बताया कि कौन से लूप होल्स हैं, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी जो हमारी बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, उसको मैन करना एक जेन्युइनली एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और वो हो भी नहीं सकता। प्लस उन्होंने US बॉर्डर की और मैक्सिको की उसके अंदर एग्जाम्पल भी दी। सर, इस मैकेनिज्म को किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है, और इसके अंदर ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि ये तीनों अवामिल जो हैं उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। देखिए ना, इफेक्टिव मैनेजमेंट बॉर्डर्स की तो तभी होती है जब दोनों स्टेट्स का कोई जॉइंट मैकेनिज्म हो, और दोनों का मकसद स्टेबिलिटी हो, और टेररिज्म जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसके खिलाफ। हमारा चैलेंज सबसे बड़ा यह कि हम एक ऐसी स्टेट को फॉलो कर रहे हैं जिसका लीड पॉलिसी फ्लो ही होती है नॉन स्टेट एक्टर्स ऑब्जेक्टिव से। ठीक। तो उनका मेकअप, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, बीइंग नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कॉन्फ्लिक्ट, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गन की पैदावार, अपने जाती अजाइम, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर में रहने के, उनको पूरा करते हुए नजर आते हैं। अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर्ड हुकूमत तो वहां पे है नहीं कि जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। ठीक। अच्छा, उसका फिर इकोनॉमिक जो टेररिज्म से रिलेशनशिप है विद इलीगल, तो उसको मैनेज बॉर्डर्स वैसे ही उसके सूट ही नहीं करते, पॉलिसी को भी सूट नहीं करते और स्ट्रेटजी दोनों को सूट नहीं करते। जब पॉलिसी नहीं है तो स्ट्रेटजी उन्होंने क्या बनाया? अब ये रह जाता है पाकिस्तान, ह्यूज बॉर्डर्स, आपने उसका स्वैथ देख लिया है, 20 से 25 किलोमीटर के बाद एक पोस्ट आती है। यू कांट मैन एवरी इंच, ऑब्वियस। अच्छा, आप अगर लगा भी ले मैकेनिज्म्स हो भी, तो उसको आपने ऑब्जर्वेशन से, यानी कि आप 24/7 उसको देख रहे हैं, एंड फायर से कवर करना है, ताकि जो ही आप कोई एक्टिविटी देखते हैं तो आप इंगेज करें। दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट जो आपको पे करनी पड़ती है। उसका इकोनॉमिक अभी पाकिस्तान ना उस पोजीशन में ना मुतामिल हो सकते हैं। बहरहाल पूरी कोशिश की जा रही है उसका। देखें ना, अवाम को जब मैं शामिल करता हूँ तो वो लोग जो इलीगल स्पेक्ट्रम, जिनको तकलीफ है कि जी ये गाड़ियां बंद ना हो जाए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, पेट्रोल ईरानी आना ना बंद हो जाए, वो जो इंटरेस्ट है ना सर, वेस्टर्न इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही। तो ये, अच्छा, इधर भी एक ट्रिनिटी कायम हो गई है, दैट इज पॉलिटिक्स, दैट इज क्रिमिनल माफिया एंड टेररिज्म। एग्जैक्टली। अब ये नेक्सेस जितने भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल नेक्सेस हो रहे हैं डोमेन में, वॉर की डोमेन में हो रहे हैं, या फिर टेररिज्म और इलीगल स्पेक्ट्रम की डोमेन में, इन नेक्सेस को तोड़ना है।
इन नेक्सस को तोड़ने के लिए यही तो वो है जो पाकिस्तान को हार्ड स्टेट हम कहते हैं ना, जब हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हार्ड स्टेट बनाना है, तो हार्ड स्टेट यही है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में इतनी हिम्मत होनी चाहिए और इतनी कैपेसिटी होनी पावर चाहिए, होनी बिल्कुल चाहिए, ठीक। अथॉरिटी होनी चाहिए, अच्छा सर, ये कैपेबिलिटी होनी। अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, मैं ज़रा उस पर आना चाहूँगा कि DGISPR ने भी कहा कि लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ दहशतगर्दी के लिए, एक स्मगलिंग के लिए और जराइम में इस्तेमाल हो रही है। अब इस चीज़ का ऑब्वियसली जो फोकस किया जाता है, हम देखते हैं बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, इन इलाकों के अंदर इनकी ज़्यादा हम लोग आमदोरफ्त देखते हैं। इसको एड्रेस करना इंटरनल इशू है पाकिस्तान का, इसमें किसी ने बाहर से आकर हमें नहीं बताना, हम इसको सूबाई हुकूमतें इसको भी करने से कासर हैं, क्यों? माजरत के साथ मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता जब तक मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड देखा गया, वो जो मैं अभी बात कर रहा था, नेक्सस पॉलिटिक्स, क्रिमिनल माफियाज और टेररिज्म, इनका नेक्सस है जी। इसकी इकोनॉमी से लोग जुड़े हुए हैं, देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और प्ली और लेते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि उनके ह्यूज बिजनेसेस आर इन्वॉल्व। ट्रू। देखिए ना, मैं कहता हूँ जो लॉ नाजमाबाद कराची में है वही फेडरल एरिया इस्लामाबाद में और वही फाटा खार में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये नहीं हो सकता कि हम एक जगह के लिए अलग कानून हो, दूसरी जगह के लिए अलग कानून हो। तभी तो माइट इज राइट और पावरफुल वही होता है जिसके पास माइट होती है, स्टेट चैलेंज हो जाती है। तो पाकिस्तान को लॉ फेयर के नीचे लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लाना है। इट कांट हैपन कि आप बाजोड़ में एक घर को तो मिसमार इसलिए कर दें कि वहां टेररिस्ट रहे, लेकिन कराची का एक फ्लैट बचा रहे क्योंकि उसमें और लोगों की वो, तो आपने उसको भी फिर उसी तरीके से मैसेज कन्वे करने। फिर हमारा लिंकेज ये पास्ट में भी ट्रेंड रहा है जी, जब कराची की भी शोरिश है, आपको याद होगी, इवन जो तालिबान, तहरीके तालिबान के जो पाकिस्तान में पहले भी ऑपरेट कर रहे थे, तो कराची इनका मेन, वहां पे किडनैपिंग, रैंसम, ये बहुत ज्यादा चीजें, क्राइम बढ़ा हुआ था। तो इसका नेक्सस था टेररिज्म साथ, सबूत थे कि कौन इनको यूज कर रहा है। इवन भत्ते की पर्चियां इस्लामाबाद में भी लोगों को मिलती रही, ऐसे आपको ही बिल्कुल। इसका मतलब है कि दिस इज वन ऑफ देयर लीड फाइनेंशियल लाइन जी। जब तक आप इनकी लॉजिस्टिक एंड फाइनेंशियल लाइंस को नहीं तोड़ेंगे, जब तक लॉ फेयर के नीचे नहीं लाएंगे, और सजा देना है समथिंग एल्स, सजा पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। हमारे कोर्ट्स की प्रॉब्लम्स रही हैं, कोर्ट्स में टेररिज्म कोर्ट्स में आपको याद होगा सजाएं नहीं दी जाती थी, फिर आर्मी कोर्ट्स के अंदर वो गया था। बिल्कुल कोर्ट्स बनते हैं तो हम पॉलिटिकल अपनी पोलराइजेशन का पूरा फायदा था जी, हकूक मारे गए। वेरी राइट। टेररिस्ट के कौन से हकूक है मुझे बताइए जी, वेरी राइट। कौन से हकूक है टेररिस्ट के, कौन सा हक आप उसको देना चाहते हैं? हाँ, जब लॉ की इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हो, मसलन आपने टेररिज्म का लॉ बनाया और आप उसको पॉलिटिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज द, और वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेजर जनरल ज़ाद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त तेज़ी से बदल रहा है, इतनी तेज़ी से कि एक माह पहले की हकीकत आज बदल चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मरकज़ी ताकत के तौर पर उभरी है और कौमी असम्बली में भी उसकी अददी बरतरी इत्तेहादी सियासत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर झुका चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का ये एतराफ़ है, हमारे ऊपर दबाव है, हम आज़ाद तबसरा भी नहीं कर सकते, इत्तेहादी बनकर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। हुकूमती इत्तेहाद के अंदरूनी दरारों को बेनकाब किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब का हालिया खिताब, महंगाई और इस्तेहकाम के बयानिए और पीपल्स पार्टी की सुकड़ती सियासी स्पेस, ये सब 2025 की नई सियासी लाइंस खींच रहा है। सवाल ये है कि क्या इत्तेहादी सियासत बरकरार रहेगी या पाकिस्तान के एक नए पावर रीअलाइनमेंट साइकिल में दाखिल हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच, रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और शहजाद सईद चीमा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब के और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। अली गौहर साहब, फरमाइएगा, पंजाब में नून लीग की ताकत क्या अब वफाकी फैसले मुकम्मल तौर पर नून लीग के कंट्रोल में है? इत्तेहादी राय
महज रस्मी मशावरत है या वाकई असर रखती है? पीपल्स पार्टी इस वक्त आप लोगों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, सूरत हाल ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जहां तक पंजाब असम्बली है तो आपने देखा कि वहां पर पहले ही PMLN की अक्सरियत है और मरकज में जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और ये इंशाअल्लाह ताला जो इत्तेहाद है ये इस पूरे टेन्योर तक बरकरार रहेगा। और एक चीज हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये वफाक के लेवल पर इत्तेहाद में हैं। तमाम मोस्टली वो पार्टीज हैं जिन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं, ठीक, और अपने अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखते हैं, अपने अलग अलग सियासी नजरियात रखते हैं। जो आपके इल्म में है कि जिस तरह से सियासी फैसले जो हैं वो इसके बावजूद जाहिर है हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ता है, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करनी पड़ती है और मामलात को जो है वो एक खास फहम के साथ चलाना होता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसकी बड़ी मिसाल हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से वफाक में इत्तेहादियों को लेके चल रहे हैं। भी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जो मुशावरती हमारा अमल है वो उसी तरह से रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि इत्तेहादियों के तफदात दूर किए जाए। इसमें PMLN को अक्सरियत मिल जाना या वो चीजें मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि इत्तेहादी मिलकर चले। और इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह जैसे आईनी ओहदे दिए गए हैं तो मैं समझता हूँ वो भी शामिल है हमारे साथ पूरे निजाम के अंदर और आइंदा भी ये सिलसिला बेहसन तरीके से चलाया जाएगा। इख्तलाफ राय होता है, जहां होगा उसको बातचीत के जरिए हमेशा हल किया जाता है और आइंदा भी यही फार्मूला है। चीमा साहब, जब भी नून लीग से बात होती है आप लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ा एक इल्जाम या आपके ऊपर एक बोझ जो डाला जाता है वो उन आईनी उहदों का है जो पीपल्स पार्टी के गले में डले हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात की शफाफियत और पंजाब में पीपल्स पार्टी की कम होती स्पेस, क्या पीपल्स पार्टी अब पंजाब में सेकंड लाइन प्लेयर है? अमली वजन आप लोगों का कितना रह गया है इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आईनी वजन, आईनी बोझ सिर्फ वही कोई इदारा या कोई सियासी जमात समझ सकती है जो आइन को बोझ समझती है। ओके। तो आइन को एक इंतहाई अहम और मुकद्दस सेकंड अहम किताब है हमारी मजहबी किताब के बाद, आइन की किताब। उसको वो अहमियत देंगे तो आइनी उहदों को भी ये यकीनन अहमियत देंगे। सर, ये जितना हम खुश उसलूबी से ये सिंपली बयान कर देते हैं कि इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी साथ चलेंगे, पूरी टर्म होगी, ये इतनी खुश उसलूबी से हालात है नहीं है हमारे और इनके। एग्जैक्टली। हाँ, ये कोई बहुत खूबसूरत लम्हात हमारे इनके साथ कोई नहीं गुजरे और ये भी कोई इतने मुतमईन नहीं होंगे जैसे ये फरमाए थे कि जी हमारा एक अलहदा नजरिया है, अलहदा वर्किंग स्टाइल और वर्किंग कैपेसिटी है। हम कारकुन को अहमियत देते हैं, हम मजलूम के लिए आवाज बुलंद करते हैं, हम निजाम की, जमहूरियत की, पार्लिमान की और आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। तो हमारे लिए बड़े मेजर तजादात हैं या सोच है या तर्ज अमल या तर्ज फिक्र है जो हमें दूसरों से अलहदा करता है। ठीक। अभी आपने अपने सेगमेंट के स्टार्ट में आप फरमाए थे कि जी ये नंबर इनका सिंपल मेजॉरिटी आ गई और ये जौन से ज़िमनी इंतखाबात ने बहुत सारी चीजें डिटर्मिन कर दी, पॉलिटिकल सुप्रेमेसी नून की डिटर्मिन कर दी। आप फिजा में जमहूरी कुशादगी और एक वो आप लेकर आइए और फिर उसके बाद आप करें इलेक्शंस कराएं, आपको अपनी सुप्रेमेसी का अंदाजा हो, आपको बाकी चीजों का अंदाजा, आप यकीन करें ज़िमनी इंतखाबात हुए और मेरी तहसील में भी हुए। मतलब कागज जमा कराने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने कागज जमा करा लिए हैं तो उसको निशान अलॉट करने पे आखिरी दम तक रेजिस्टेंस है। ठीक है। और फिर अगर कोई खड़ा होके और हके राय दही की तरफ मामलात चले, वो पोस्ट इलेक्शन जो उम्मीदवार या उम्मीदवारान
के साथ के जो साथी थे, आज किसी को एक जमहूरी हक है, जी उनके पर्चे शुरू हो चुके हैं और अभी 72 घंटे हुए हैं, 96 घंटे इलेक्शन खत्म। तो ठीक ये इन सारे मामलात में तो कोई भी पॉलिटिकली सुप्रीम हो सकता है, अपने खित्ते में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में। वेरी राइट वेरी राइट। लेकिन लेकिन जिस तरह अली गौहर साहब, जो चीमा साहब बात कह रहे हैं, दो बड़ी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं आप लोगों के ऊपर। एक, पहले मैं नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसके मुकाबला IMF की जो रिपोर्ट है, दरअसल हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर एक ये संगीन चार्जशीट है जिसमें हकायक के साथ साथ बताया गया है कि हर किस्म की करप्शन कैसे की, मुझे नहीं पता नून लीग अब इसको किस तरह जस्टिफाई करेगी। और दूसरा जो चीमा साहब अभी फरमा रहे हैं कि अभी रीसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें कागज जमा कराने की इजाजत नहीं, निशान नहीं दिया गया, और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके पीछे माशाल्लाह पंजाब पुलिस लगा दी गई है। ये इस बोझ से आप लोग किस तरह चलेंगे आगे? देखिए, बात ये है कि जो बात मैंने की है, तकरीबन स्टार्ट तो चीमा साहब की बात का भी वही है। मैंने तो खुद कहा है कि हम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, तो वो जाहिर है एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक मिनट के ऊपर अपने जो सियासी मफादात हैं और नजरियात, उसमें कोई शेर व शक्कर तो नहीं हो जाएंगी। ठीक, तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, गिले रहेंगे। लेकिन ये भी आपको याद होगा कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली थी, हमने पीपल्स पार्टी को भी मौका दिया था कि आप हुकूमत बना ले, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ओके, जब इन लोगों ने उस बात से इनकार किया था तो हमने फिर हुकूमत बनाई, और जाहिर है कि इनके इसरार के ऊपर बनाई। तो अब अगर कोई इत्तेहाद से अलग होना चाहे तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। मैं वो बात नहीं करता, लेकिन मैं जो एक सियासी कारकुन की हैसियत से एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये इत्तेहाद हुकूमत तक चलेगा। वो जहां तक लग रहा है कि जाहिर है पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि इन मामलात को डिस्टेबलाइज करे। ठीक, और आपको याद होगा, मुझे तो वो वक्त याद है जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और हम ऑपोजिशन में बैठे हुए थे वफाक में, तो नवाज शरीफ साहब के पास बड़ा मौका था, लेकिन इसके बावजूद, और लोग कहते भी थे कि महंगाई बहुत है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत इश्यूज हैं, आप हुकूमत गिर सकती है पीपल्स पार्टी। लेकिन नवाज कहा कि मैं ऑपोजिशन का किरदार अदा जरूर करूंगा, लेकिन मैं हुकूमत को नहीं गिरने दूंगा। ठीक, तो इसी वजह से जो जो जहां तक मुझे नजर आता है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात चलते भी रहेंगे, दूर भी होते रहेंगे, इनके गिले शिकवे भी चलते रहेंगे, लेकिन ये मामलात इत्तेहाद इस असम्बली तक मुझे तो चलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर किसी जगह पर अलग होना चाहिए तो वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आला क़यादत बैठी है, वो जाहिर है वो फैसले मैंने और चीमा साहब ने तो नहीं करने। वेरी राइट, तो ठीक, वो बेहतर समझते हैं किस डायरेक्शन पर वो चल सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस हुकूमत ने वो जंग जो कि आपको है कि मार का हक था, हमारी अफवाज ने बिलखसूस, बिल्कुल, और वो तो है आप जी, देखें वो कि तो है ही है। ठीक, पाकिस्तान ठीक, मैं जरा एक पॉलिटिकल थोड़ी सी, और मुआशर पर, ठीक, अली भाई मैं जरा देखिए थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल साइड पे ही रखना चाह रहा था, मार्का हक पे बिल्कुल मैं आता हूं। लेकिन चीमा साहब, जो अभी जो इस वक्त अली गौहर साहब बात कह रहे हैं, वो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। उन्होंने दो बड़े जुमले कहे और अली गौहर साहब बड़ी देख कर बात करते हैं, क्लोज समझे जाते हैं लेकिन बड़ी देख के बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत बनाने का इसरार पीपल्स पार्टी का था, मतलब आपके आईनी ओहदों का जो बोझ है वो अभी भी उन्होंने आप पे डाला है। और दूसरा उन्होंने कहा है दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मतलब आप अब उस वहम में ना रहिएगा कि आप लोग बहुत अहम है, हम लोग इलेक्शन जीत गए हैं जिमनी, जो कुछ होना था हो गया है, अब आप उस वहम में ना रहिएगा। तो अब आगे अगर बता दें कि इस दबाव में, इस गैर आज़ादाना सियासत जो है, और नदीम अफजल चांद के मुताबिक भी पीपल्स पार्टी कंट्रोल्ड माहौल में है, क्या क़यादत इससे इत्तफाक करती है जो ऊपर बैठी हुई है? सर, ये हमने अददी नंबर जौन से उसके शुमार के मुताबिक, जब पोस्ट इलेक्शन 8 फरवरी के बाद सीईसी की मीटिंग हुई, 2 दिन चली, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ददाई साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी वहीं पे मौजूद था, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल विजडम का
और पॉलिटिकल एथिक्स का सबूत देते हुए सबसे पहले पीटीआई को कहा कि आपके चूंकि सबसे ज्यादा नंबर है, ये नून को ये बात पसंद आए ना आए, किसी को आए ना आए, लेकिन जो बनता था मेरे चेयरमैन ने वही बात की, आप हुकूमत बनाए। पीटीआई चूंकि मैं ना मानूं और उनके अपने मसाइल हैं, वो पता नहीं किस एजेंडे पर वो बैठे हैं। एनीवेज, उसके बाद जो कि दूसरा बड़ा नंबर पीएमएलएन का बनता था, ठीक, तब पीपल्स पार्टी ने ऑफ कोर्स उसको कहा उसमें। और ये आप यकीन कीजिए, पीपल्स पार्टी ये बना लेते, ये कहते हैं हमने बनानी है, हमें तो खैर कभी भी इन्होंने नहीं कहा, ठीक है ना जी, मुआहदे के मुताबिक भी ये नहीं कहते। और ये अगर कभी ये पीपल्स पार्टी ने उस पार्लिमान की इमदाद के उस फिर हम तो रो के या बोल के भी थक गए हैं कि जी असी किसी दे नाल नहीं आ, असी सिस्टम नू बचान लई आ। ठीक, हमें वो चांसा वाली बात आपने 2 दफा कोट की, 100%, हमें इसमें नुकसान ज्यादा है। okay. हम घुटन में चले गए हैं। हाँ. पाबंदी नहीं मैं कहूंगा, पीपल्स पार्टी घुटन की जमात ही नहीं है, इजहारे राय की जमात है, चौक खड़े उसकी जमात है। और दूसरी जो सी चीज सर आपने फरमाया ना कि दरवाजे खुले वाली बिटवीन रीड द लाइंस जी, कि ये भी है जो उन्होंने आपको कहा है। हाँ जी, मैं जाती तौर पे पॉलिटिकल वर्कर शहजाद, मेरी जाती राय कि मैं इसमें दुआ तक चला गया हूं कि अल्लाह करे ये हो जाए, अगर आप मेरे से बात करेंगे तो। ठीक है, ओके, बहुत हमने कोशिश की है हम बचाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए सारा कुछ, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स पार्टीज डिटीरियोरेशन। ओके, हमारी स्पेस सुकड़ गई है, बिल्कुल ठीक है, हमारा बिल्कुल ऐसे परेशान है, बिल्कुल हम खुद तकलीफ में। अच्छा अली गौहर साहब, जिस तरह अभी चीमा साहब फरमा रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोर होती ताकत क्या मुस्तकबिल में वाज़िया हुकूमत, वाज़िया ऑपोजिशन वाला मॉडल कायम होगा, या दोबारा आपको लगता है कि मखलूत सियासी फ्रेमवर्क ही बनेगा? क्योंकि इमरान खान साहब से आप लोगों की हुकूमत मुलाकात भी नहीं करने देती, सीएम केपी सीएम पंजाब को लेटर लिखते हैं तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती हैं इसमें सीएम का कोई ताल्लुक नहीं, अदालतें फैसला देती हैं कि मिलना चाहिए, चीफ मिनिस्टर 9 दफ़ा गया उनको भी नहीं मिलने दे रहे आप लोग, तो फिर किस तरफ आप लोगों की सियासत जा रही है? ये तो इंतकामी सियासत इस वक्त अपेरेंटली नजर आ रही है। नहीं, कतई तौर पर इंतकामी सियासत नहीं है। खुद जब बानी पीटीआई का वक्त था तो इन्होंने तो जेल के अंदर कैमरे लगवाए हुए थे और ये कहते थे कि देखें जरा कि जो अपना राना सनाउल्लाह है उसके पास कहीं उसको मैट्रेस तो नहीं दे दिया, किसी का एसी तो नहीं चल रहा, किसी को मुलाकातें जो हैं वो आपने देखा कि वो तो मरियम नवाज साहबा की भी बंद थी, नवाज शरीफ साहब की भी इन्होंने मुलाकातें बंद की, और वो सारा कुछ तो ये अपने हुकूमत में करते रहे हैं और वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कि जेल मैनुअल के मुताबिक आप रिकॉर्ड तो निकलवाएं, खान साहब की कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, कितनी वकला से हो चुकी हैं, कितनी, अगर ये उसको अपना सियासी मीटिंग रूम बनाना चाहें तो वो तो नहीं बन सकता, और अगर ये जेल के अंदर बैठकर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के ऊपर तो बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है, मुलाकातें तो शायद आइंदा हो भी जाएंगी। लेकिन अली भाई मुझे एक चीज बताएं, मुलाकातें ना कराने से नून लीग को फायदा क्या हो रहा है? मतलब एक सिचुएशन इग्नाइट हो रही है केपी के अंदर, आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है, नून लीग को क्या फायदा है इसका? देखें, बात सुने मंसूर, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। जो वाकयात इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के होते रहे, 3 दफा 2 दफा वहां के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके एक सूबा वफाक के ऊपर करता है, पूरी दुनिया में देखिए किसी मुल्क में इस तरह होता है। ठीक। और अगर आप जो है एक साजिश का वो क्या कहते हैं हेड ऑफिस बना दें जेल को, और वहां से हदायत दें कि आपने कील वाली लाठियां लेके किधर आना है, आपने यलगार किस तरह फैलाना है, तो फिर रियासत ने भी कोई मामला को देखना है। ठीक। तो अगर आपके रवैये सियासी होंगे तो फिर आपके साथ सियासी, बिल्कुल ठीक। चीमा साहब जरा आप भी फरमाइएगा, ये जेल के अंदर ठीक जा रही है,
ओके ओके, बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, जरा आप भी फरमाइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक रवैया चल रहा है, सीएम केपी के साथ एक रवैया चल रहा है, इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो रवैया चल रहा है अदालती फैसलों के बावजूद, पीपल्स पार्टी उसको कैसे देख रही है? कैसे आप एवेल्युएट करें? किस लेवल की पॉलिटिक्स है ये? तो दो तीन चीजें हैं जिसके लिहाज से पीपल्स पार्टी हमेशा जिसका कंसर्न रहा, उसमें ह्यूमन राइट्स का कंसर्न रहा है, उसमें मुखालफत की सियासत, तशद्दुद की सियासत पीपल्स पार्टी का कंसर्न था, आज भी है। पीपल्स पार्टी ने कभी बदला लेने की सियासत नहीं की। हमारे साथ ही हुआ जो हुआ, छोड़े माजी का हिस्सा, कौन सी जमात किसने किसके साथ क्या किया। हमारी तरफ से इस तरह का रवैया कभी नहीं रहा। ये खुद देखें, पीटीआई वो भले बानी हो, वजीर आला केपी हो, उनकी बानी की हमशीर गान हो, या एक आम वर्कर हो, जितना इसको नॉर्मल करेंगे उतना पीटीआई का ग्राफ नॉर्मल होता ट्रू जाएगा। ट्रू। उतना किसी का भी ग्राफ। आप मुलाकातों की इजाजत होनी चाहिए, हाँ होनी, एज पर द जेल मैनुअल होनी मैनुअल चाहिए, होनी चाहिए, उसके बिल्कुल ठीक मुताबिक। है, बिल्कुल अंदर ठीक। सहूलतें मिलनी चाहिए, उसी मैनुअल के मुताबिक मिलनी चाहिए। ना तो केपी को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए। मैं फिर उसी आइन पे आ जाऊंगा और किताब पर आ जाऊंगा, किताब पे अमल दरामद करना शुरू कर दे, चीजें, जमातें, सारा कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, वेरी मामलात आगे चलने शुरू हो जाएंगे। हमने तो पीटीआई को, हुकूमत वक्त ने पीटीआई को इतना बड़ा, फिर वो एक एक श्रिंक हुई साइज की जमात को आपने फिर इतना मैग्नीफाई करके तो फिर आपने ओलंपस बना दिया। तो बिल्कुल। ये इनके लिए तंगी है। वेरी राइट, वेरी राइट। शहजाद सईद चीमा साहब बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आप दोनों के टाइम देने का जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की आइनी सियासत एक ऐसी दहलीज पर पहुंच चुकी है जहां ताकत, नुमाइंदगी और इंतज़ामी कंट्रोल के नए असूल लिखे जा रहे हैं। 28वीं आइनी तरमीम जो एनएफसी के तहत लोकल बॉडीज़ को फ़ंड ट्रांसफ़र, शहरी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने और सूबाई ढांचे में नई सतहों का इजाफा तजवीज़ करती है, उसने मुल्क के सियासी मंजरनामे में गैर मामूली हलचल मचा दी है। शहरी इलाकों की दरीना मुतालबात, सिंध में बाइख्तियारी की जंग, नए सूबों की बहस और आइनी इख्तियारात की रीअलाइनमेंट, ये तमाम अनासर इस तरमीम को एक फैसला कुन आइनी जंग बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये तरमीम अवाम की ताकत बढ़ाएगी या सियासी इंजीनियरिंग का एक नया दरवाज़ा खोलेगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है हैदर अब्बास रिजवी ने, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपके टाइम देने का। हैदर साहब फरमाइएगा, क्या 28वीं तरमीम वाकई बल्दियाती इदारों को गारंटेड फिस्कल ऑटोनॉमी दे सकती है या ये सिर्फ आईनी तहरीर रह जाएगी, जबकि अमली इख्तियार ब्यूरोक्रेसी और सूबाई हुकूमतों के पास ही रहेगा? शुक्रिया मंसूर। पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 27वीं तरमीम जो थी वो मुक़न्नना अदलिया और इंतज़ामिया के नए उसूल मुरतब करने के लिए थी। अब जाहिर है कि उस पर बहस हो सकती है कि वो किस हद तक मुनासिब है, किस हद तक नहीं है, मगर बहरहाल 27वीं तरमीम पास हो चुकी। ठीक। 28वीं तरमीम के बारे में एक उमूमी ख्याल ये है कि उसका बुनियादी ताल्लुक अवाम पाकिस्तान से होगा। ओके। और वो अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए नए उसूल वज़ा करने की कोशिश करेगी 28वीं तरमीम। गो के 28वीं तरमीम के खदोखाल या अभी तक उसके जो बुनियादी जुज़ हैं वो कहीं पर भी रिटन नहीं है और ना ही उसका मुसव्वदा किसी के सामने है। ठीक। मगर एक मफरूज़े पर बात हो रही है कि अगर अवाम को बाइख्तियार बनाना है और अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है तो फिर ऐसा क्या अमली इक़दाम किया जाए कि जिससे अवाम की हालत बेहतर हो सके। ठीक। अब उसमें हमारा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि दोनों बल्कि तीनों टीयर्स, फेडरेशन में भी, प्रोविंस में भी और लोकल सतह पर भी,
ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए डेवोल्यूशन ऑफ हाँ जी, पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है, ठीक, अब जहाँ पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आती है तो वहाँ 18वीं तरमीम की बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। 18वीं तरमीम में हमने ये देखा कि उसका एक पोर्शन तो कंप्लीट हुआ, यानी वफाक से इख्तियारात निकल कर सूबों सूबों के तक पास आ चले। गए, ठीक, मगर जो सूरत हाल उससे पैदा हुई वो ये हुई कि पहले पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद था, अब 4 इस्लामाबाद बन गए। हर सूबे ने अपना अपना एक कैपिटल बना लिया और उन्होंने इख्तियारात को डिवॉल्व करने के बजाय, जैसा कि 18वीं तरमीम कहती थी कि इट्स अ डेवोल्यूशन प्लान फ्रॉम फेडरेशन टू द प्रोविंसेस एंड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं दी। बिल्कुल सही, और वहां पर जाकर इख्तियारात, अब चाहे वो पॉलिटिकल इख्तियारात हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हों, चाहे फिजिकल इख्तियारात हों, वो क्लॉग हो गए। बिल्कुल सही, अब जब कहीं पर भी क्लॉगिंग होती है तो फिर एक कुदरती निज़ाम है जो कि दुनिया देखती है, वो रूबकार आता है और उसको कहते हैं बाईपास। तो जाहिर है कि अगर कहीं पर आपने एनएफसी के जरिए वफाक से सूबों तक इख्तियारात ले लिए और पीएफसी क्रिएट ही नहीं की, क्रिएट ही नहीं की, तो वो सबसे बड़ा एक डिस्कनेक्ट है, ठीक तो है, एक बड़ा डिस्कनेक्ट है और वो क्लॉगिंग हो गई। अब जबकि क्लॉगिंग हो जाती है तो बाईपास बनते हैं और फिर ये सूरत हाल सामने आती है कि अगर सूबे अपने शहरों को पीएफसी नहीं देंगे फॉर एनी रीजन तो वहाँ बाईपास बनेंगे और फिर वही तमाम शहरी इलाके जो हैं वो अब एनएफसी मांगने लगेंगे। वेरी राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैदर भाई। इसमें एक और चीज़ है, सूबों की भी बात की जा रही है, पंजाब से भी हम देखते हैं सूबों की बात की जा रही है कि जी सूबे और होने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज किया जा सके। सिंध में भी ये बात है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक तमाम बहसों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि नए सूबों की बात एक कान से सुने और उसी से निकाल दें। ऐसी बात दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी में सिंध को तकसीम करने की ताकत नहीं है। और उसके साथ ही एक शोशा शुरू हो जाता है कि गवर्नर सिंध को भी अब बदल रहे हैं और गवर्नर सिंध की जगह एमक्यूएम की जगह किसी और को लाया जा रहा है। ये फिर क्या हो रहा है इधर? देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि अगर सिंध की जो जोग्राफियाई खदोखाल अगर इतने ही अजीज हैं तो फिर जाहिर है कि अवाम में इख्तियारात को नीचे दे देना चाहिए था ताकि कोई इस्तराबी और बेचैनी की सूरत हाल ही पैदा नहीं होती। ठीक, अगर आप इख्तियारात दे देते, अगर इंसाफ हो जाता, यानी फिस्कल इंसाफ हो जाता, माशी इंसाफ हो जाता या माशरती इंसाफ हो जाता, तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब हंसी खुशी रह रहे होते। मगर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये सूरत हाल नहीं है। ओके, और जहाँ तक उसकी बात है कि परवरदिगार के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो परवरदिगार ने तो बड़े वाज़े तौर पर अपने जो बरगज़ीदा बंदे हैं उनकी ज़बानी ये बात कहलवा दी है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम रह सकती है, हाँ, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ठीक, तो ये तो अहकामात परवरदिगार जो है वो तो बड़े वाजे हैं इस सिलसिले में, मगर ये बहस आईनी और कानूनी है। बिल्कुल अच्छा, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनका दिया हुआ 1973 का आइन एक आसमानी सहीफ़ा समझा जाता है पीपल्स पार्टी में, भुट्टो साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि नए सूबे नहीं बन सकते। भुट्टो साहब के आइन में तो ये तरीक़ेकार वज़ा किया गया था और इख्तियारात फेडरेशन के पास थे ठीक, कि वो सूबों को मजीद बनाना चाहें तो उसका रास्ता भी दिया हुआ था। ठीक, ये तो 18वीं तरमीम में आकर ये क्लॉगिंग आई है इसमें। ओके, और फिर पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल स्टांस है वो पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के लिए तो कुछ और है हाँ, और सिंध के लिए सिंध कुछ के और लिए है, कुछ और है। तो ठीक, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है मंसूर कि जहां तक सूबे की बात हो या इवन जो लोकल ऑटोनॉमी की बात हो, जहां पर उसकी फिस्कल मैनेजमेंट की बात हो, हाँ, तो वहां पर पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली आइसोलेट हो रही है। वेरी राइट, वेरी मतलब राइट, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, जो दानिश्वर हजरात हैं,
जो सहाफ़ती इदारे हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, जो अवामुन्नास हैं, हाँ जी, उनमें ये एक बात बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे भी बनने चाहिए ऐसे ही बिल्कुल ठीक और है। मुकामी हुकूमतों को मजबूत तर होना चाहिए। लेकिन इसमें हैदर भाई एक और चीज मुझे जरा इसका भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बताइएगा। ज़िमनी इलेक्शंस हुए पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कॉर्नर ऑफ हो गई। अभी प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हम उसी पे बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग थी। अब वही सूरत हाल साइडलाइन करने वाली एमक्यूएम के साथ की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जी गवर्नर को भी हटा देंगे, और जो सीएम के इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या आपको लगता है? 28वीं आईनी तरमीम में फिर चीजें कैसे सेटल होंगी अवाम के लिए? या ये जो छोटे छोटे एक प्लान हो रहा है कि जी कुछ जिलों को इकट्ठा करें और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको अलहदा किया जाए, ये फिर कैसे मुमकिन होगा? मंसूर, अगर तो ये एक पब्लिक वेव बनती है ओके, और पाकिस्तान की अक्सरियत का ख्याल ये बनता है, अवाम का, अशराफिया का, मुक़्तदरा का, सियासतदानों का, सहाफ़ती लोगों का, इदारों का, सहाफ़ती इदारों का, अगर ये एक उमूमी ख्याल बन जाता है कि पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने हैं और पाकिस्तान में मुकामी की हुकूमतों को मजबूत भी करना है, ठीक, तो फिर ये पुतली तमाशे से कुछ भी नहीं होगा कि गवर्नर को हटा दिया, सीएम को ले आए, फलां को भेज दिया, फलां को रख लिया, फिर ये कॉस्मेटिक इफेक्ट्स रह जाएंगे ठीक, और इससे कोई बड़ी सूरत हाल सामने नहीं आनी। गो कि मेरी ऐसी नॉलेज में नहीं है, बयान मैंने ज़रूर देखे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, मगर मेरा ऐसी नॉलेज में कुछ भी नहीं है कि गवर्नर सिंध को हटा दिया जाएगा, कुछ किया जाएगा। और बिलफर्ज महाल हटा भी दिया गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? ठीक, क्या 28वीं तरमीम नहीं आएगी गवर्नर के हटाने से? वेरी क्या राइट, गवर्नर के हटाने से सूबों पर चलने वाली बात रुक जाएगी? क्या जो 140A के मनोअन निफाज की बात रुक जाएगी? क्योंकि अब ये सिर्फ एमक्यूएम का मुतालबा नहीं है, नहीं है, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। और ये आपकी बात पूरे बड़ी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, में बात हो रही है। बिल्कुल मेरी आपकी बात अपनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक वेव का होना बहुत जरूरी है। हैदराबाद नजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तो सामने आ गए हैं, मगर फाफन की ताज़ा रिपोर्ट ने इस इंतखाबी अमल के ऊपर लिपटी हुई तमाम परतें उतार कर रख दी हैं। जो कुछ बज़ाहिर पुरसकून नज़र आया, वो हकीकत में कहीं ज़्यादा पेचीदा, तशवीशनाक और सवालात से भरा हुआ था। फाफन के मुताबिक 14% पोलिंग स्टेशंस पर बैलेट पेपर का इजरा तक बुनियादी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई, यानी वो बुनियादी मरहला जहां से हर वोट की शफाफियत शुरू होती है, वही कमज़ोर निकला। ये वो खामी है जो पूरे इंतखाबी नताइज पर बराह रास्त असर डाल सकती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई हसास हलकों में मुबस्सरीन को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। बैनुल-अक़वामी मेयार में इंतखाबी मुबस्सरीन की रसाई ना मिलने तो इसका मतलब एक होता है, शफाफियत पर सवाल, प्रोसेस पर सवाल और नताइज पर सवाल। और नाजरीन, वोटर्स टर्न आउट इतना कम कि यूँ महसूस हुआ जैसे अवाम ने खुद को इंतखाबी अमल से अलग करके खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ये बेगानगी, ये खामोश अदम दिलचस्पी जमहूरियत के लिए बेशक एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सबसे बड़ा धचका वो नताइज हैं जिन्होंने हैरत अंगेज़ मोड़ दे दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, वो ज़िमनी इंतखाबात में गैर मुतवक्का शिकस्त से दुचार हो गए। ये उल्ट पुल्ट मामूली बात नहीं, ये सियासी ज़मीन की हरकत है। ये वो लम्हा है जो सवाल उठाता है कि क्या वोट वाकई बदला या वोट का रुख बदल दिया गया। फाफन की रिपोर्ट वाज़िया करती है कि इंतज़ामी लिहाज से कागज़ों में सब कुछ दुरुस्त था, मगर 3 बुनियादी स्तून कमज़ोर थे: शफाफियत, मुबस्सर रसाई और अवामी शिरकत। और जब ये तीनों कमज़ोर हो जाएं तो इंतखाबात ख्वाह कितने ही खूबसूरत तरीके से करवाए जाएं, एतमाद टूट जाता है। मज़ीद तशवीशनाक बात यह है कि कुछ हलकों में पोलिंग अमले की मुबहिम कार्रवाइयाँ, कहीं नताइज की ताख़ीर, कहीं फॉर्म फिलिंग में बेज़ाब्तियाँ और कहीं ऐसी हरकतें जिन्होंने पूरे अमल को शकूक की तह और गहरी कर दी है।
ये रिपोर्ट महज एक दस्तावेज नहीं है, ये इंतबाह है कि अगर शफाफियत को मजबूत ना किया गया, अगर अवामी एतमाद बहाल ना किया गया, तो आने वाले इंतखाबात भी तनाज़ात की दलदल में फंस सकते हैं। लिहाजा असल सवाल अभी भी वही है, क्या 23 नवंबर के इंतखाबात नताइज अवामी राय का हकीकी अक्स हैं, या ये भी एक ऐसा खेल है जिसकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। सच्चाई का सामना करना है, इस्लाहात करनी है और एतमाद की बहाली ज़रूरी है। यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी सोच के साथ मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।